हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसा कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो जिसका पार्ट नंबर 7 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ जो भी नई स्टूडेंट है उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे और पर जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो स्टार्ट की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्डल बिट्टल सर्वाधिक हानिकारक कीट होता है, बल्कि किस क्रॉप का होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो कि कपास का होता है, ग्वार का होता है, सोयाबीन का होता है, फिर जौ का होता है। तो आपकी दृष्टि से राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप सभी को पता है कि जो गर्डल बिट्टल होता है, यहाँ एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो किसका होता है, सोयाबीन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद है इस सीरीज़ में सबसे पहले आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी के हमें क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो याद रखिएगा इस सीरीज़ में आपके सभी के क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एग्रोनॉमी के, उसके बाद में हम हॉर्टिकल्चर के क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के। मतलब यहाँ आपकी जो तीनों सब्जेक्ट है वो सभी क्लियर हो जाएगी बस इस सीरीज से। यहाँ 1000 जो क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं वो सभी के रखे गए हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो और आई थिंक मैं इस सीरीज़ को बहुत जल्द फिनिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है जो जेट ICAR BHU लगभग सभी की एग्ज़ाम पास है, करीब है, तो इसलिए इस सीरीज़ को हम जल्द ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ कोई सी भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि कोई सी भी क्लास स्पेशल क्लास हो सकती है। ठीक है, तो 1 या 2 दिन में आपके लिए स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें लगभग हम 200 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं आज ही बता देता हूँ कि 1 या 2 दिन में आपकी जो स्पेशल क्लास लगेगी उसमें एक साथ हम 200 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो वो क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ उसमें सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही लिए जाएंगे। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम जितने भी जो 1000 क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं उन्हीं में से लगभग आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं टारगेट रखूँगा कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे 1000, तो इसी में से आपके लमसम क्वेश्चंस मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हर एक पार्ट को आपको विजिट करना है और कंप्लीट देखना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। आप नोट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नोट करते हो या फिर नहीं करते हो। बस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रखना कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, मान लीजिए कल या फिर परसों आपके एग्ज़ाम है, तो उससे पहले एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर की हमारी 2-3 स्पेशल क्लासेस है, जैसे कि एक है हमारी 500 क्वेश्चंस की। ठीक है, एग्रीकल्चर 500 वाली जो क्वेश्चंस की वीडियो है तो उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, एक तो आपको वो वीडियो देखनी है, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, जो सेकंड लेक्चर था हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन विज्ञान का 500 क्वेश्चंस का जो लेक्चर है उसे भी आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है, आपको एक तो करना है एग्रीकल्चर वाला जो कि कंप्लीट है। ठीक है, उसे देखना है। उसके बाद में जो एनिमल हस्बेंड्री का या फिर पशुपालन विज्ञान का 2 स्पेशल लेक्चर है, जिसमें हमने 250 क्वेश्चंस क्लियर करे हैं, तो वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये 2 सीरीज़ हो गई। अब ये जो सीरीज़ है जो कि 1000 वाली चल रही है, तो इस सीरीज़ को भी आपको एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन यार इन ज़रूर देख लेना है, इन वीडियो को आप ज़रूर देख लेना है। ठीक है, तो इन तीनों को आपको स्पेशल देखना है 2 दिन पहले। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी कुछ यार हाँ प्रैक्टिस सेट के लिए, या फिर कैसे भी मान लीजिए, ये आपकी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के डंठल के उपचार को कहा जाता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अंतिम रेशा निकालने के लिए जो डंठल को सड़ाया जाता है या फिर उपचार किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, सड़ाना या फिर रेटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान किसके उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। तो थोड़ा सा हम फास्टली क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है किसके उत्पादन में, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो कि सरसों, मक्का, कपास या फिर आलू। तो किसके उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर आता है राजस्थान, ये होता है सरसों वाला। कौन सा है, सरसों में फर्स्ट स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक इजी क्वेश्चन है कि सीड प्लॉट टेक्निक किससे संबंध रखती है, या फिर SPT। ठीक है, सीड प्लॉट जो टेक्निक होती है ये किस फसल से संबंध रखती है, तो किससे होता है इसका संबंध, ये होता है धान से होता है, सीड प्लॉट टेक्निक।
सॉरी आलू से होता है। किससे होता है? एसपीटी ये होता है आलू से होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि एसपीटी या फिर ट्रू पोटैटो सीड ये जो दो टर्म होती है ये किससे संबंध रखती है? ये रखती है आलू से संबंध रखती है। टीपीएस भी किससे संबंधित है? आलू से। और एसपीटी भी किससे संबंधित होता है? ये होता है आलू से होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रमाणित बीज के लेबल का रंग होता है। तो सबसे पहले याद रखना, यहाँ पर हमने आपको 3 क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं। एक है कि जो प्रमाणित बीज है ये किसको दिया जाता है? किसानों को दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है इस पर किस कलर का टैग लगा होता है? ये लगा जाता है नीले कलर का टैग लगा होता है। और थर्ड क्वेश्चन है कि जो सर्वाधिक खेती होती है वो किस बीज की जाती है? वो की जाती है हाँ प्रमाणित बीज की ही की जाती है। ठीक है, तो इन्हें याद रहेंगे, तो इन्हें आप नोट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में यानी महत्वपूर्ण पोषक तत्व तो कौन सा होता है? या फिर अग्रसर भी मान सकते हो। ठीक है, तो अग्रसर का मतलब है यानी सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है वो कौन सा पोषक तत्व होता है? तो इसको भी हमने आपको क्लियर करवाया था, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि स्टोमेटा मतलब यहाँ रंध्रों के खुलने और बंद होने का जो नियमन किया जाता है, नियमन वो किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है पोटास के द्वारा किया जाता है, फिर पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है? किस पोषक तत्व पर डिपेंड करता है? ये करता है पोटेशियम या पोटास पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पर्णीय अनुप्रयोग के लिए यूरिया का बायूरेट अंश कितना होना चाहिए? अब यहाँ पर याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि पर्णीय अनुप्रयोग के लिए पूछा गया है, मतलब यहाँ फोलियर स्प्रे के लिए आपसे पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है? फोलियर स्प्रे के लिए आपसे पूछा गया है। तो एक होता है फोलियर स्प्रे, एक होता है वैसे कि साधारण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूरिया में बायूरेट जो होता है ये कितना होना चाहिए। ठीक है, तो केवल अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तब तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि 1.5% से कम होना चाहिए, मतलब यहाँ 1.5% से कम होना चाहिए। दोबारा से ध्यान देख लीजिए, अगर आपने ये क्वेश्चन सही से समझा नहीं तो आप गलत करके आओगे। तो दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में ये केवल पूछा जाता है कि यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1.5% से कम होनी चाहिए। लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्णीय अनुप्रयोग के लिए यूरिया का बायूरेट अंश कितना होना चाहिए, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 0.5 होगा। ठीक है, समझ गए कि अगर आपसे पूछा जाता है पत्ती छिड़काव के लिए, तो पत्ती छिड़काव के लिए जो बायूरेट की मात्रा होती है ये यहाँ 0.5% से कम रखी जाती है। वैसे साधारणतः जो यूरिया में बायूरेट की मात्रा होती है ये कितनी होती है? 1.5% होती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ गए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तत्व है कोशिका भित्ति। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोशिका भित्ति का बनाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है, वो कौन सा होता है? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है आयरन, थर्ड है कैल्शियम और फोर्थ है बोरॉन। तो आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आप सभी को पता है कि कोशिका भित्ति का या फिर कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? वो होता है कैल्शियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में वायु द्वारा मृदा क्षरण सबसे कम होता है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कि सबसे कम जो विंड इरोजन होता है वो किस राज्य में होता है? ठीक है, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, फिर हिमाचल प्रदेश में। तो आप सभी को पता है एक IQ का क्वेश्चन है ये, या फिर एक कॉमन क्वेश्चन भी आप मान सकते हो कि जो सबसे कम होता है कौन सा इरोजन है? यहाँ पर पूछा गया है वायु इरोजन, मतलब विंड इरोजन आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पर आप IQ लगा सकते हो अपना कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है मतलब क्या है? यहाँ पर बर्फ़ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बर्फ़ है। तो बर्फ़ है तो क्या होगा? वायु के द्वारा तो क्षरण होगा ही नहीं ना, क्योंकि वहाँ पर जो बर्फ़ है लगभग है। ठीक है, तो विंड इरोजन तो होना ही नहीं है। तो कौन सा है राइट आंसर? यही है ना, सबसे कम कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस जैव उर्वरकों को दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग किया जाता है या फिर कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक कंडीशन दी गई है आपसे कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, और किसके लिए पूछा गया है? दलहनी फसलों के लिए पूछा गया है। तो
राइट आंसर क्या है, आप सभी को पता है कि जो लेग्यूमिनेसी फसलें होती है तो उनमें जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि लेग्यूमिनेसी जो फसलें होती है या फिर दलहनी जो फसलें होती है उनमें जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कच्ची अस्थि चूर्ण। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कच्चे अस्थि चूर्ण में कौन सा तत्व होता है या फिर किस तत्व की मात्रा अधिक होती है, ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कच्चे अस्थि चूर्ण में कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में पूछा गया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, तांबा या फिर लोहा। कच्चे अस्थि चूर्ण में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तांबा या फिर लोहा। तो राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। कच्चे अस्थि चूर्ण में कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है फास्फोरस होता है। और यहाँ ये जो फास्फोरस होता है ये हड्डियों में पाया जाता है, ये तो आपको सभी को पता है। तो इसलिए यहाँ जो शमशान घाट होते हैं, ठीक है, शमशान जो घाट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, फास्फोरस निकलता है। जब हड्डियाँ रहती है तो उससे क्या होता है, फास्फोरस निकलता है और यही चिंगारी छोड़ती है। ठीक है, मान लीजिए अगर इवनिंग टाइम पर कोई किसी को जला रहे हो तो उससे क्या रहता है, जो नाइट होती है तो उसमें क्या होता है, चिंगारियाँ उठती है। वो किससे उठती है, फास्फोरस से उठती है। ठीक है, जिसे आप डरना बोलते हो कि वहाँ पर तो कुछ हो रहा है, तो कुछ नहीं रहता है, फास्फोरस होता है वो कि जलता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक IQ का क्वेश्चन है या फिर आपसे कोई भी पूछ सकता है कि वो जलता क्या है, फिर जो आग निकलती है वो होता है क्या है, तो क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आइसोप्रोटेन क्या होता है। तो आइसोप्रोटेन क्या है, ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार क्लियर भी कराया है कि आइसोप्रोटेन क्या होता है। ये होता है एक वीडिसाइड होता है, एक खरपतवार नाशी होता है। क्या होता है आइसोप्रोटेन, ये होता है एक खरपतवार नाशी या फिर एक प्रकार का वीडिसाइड होता है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल को दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे या फिर दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता किससे होती है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट गेहूँ, बाजरा, गन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि इनमें से किस फसल को दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। मतलब इनमें से सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसकी होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो राइट आंसर कौन सा है, ये होता है बाजरा। क्या होता है राइट आंसर, बाजरा। क्योंकि गेहूं की अपेक्षा और गन्ना की अपेक्षा जो सबसे कम होती है वाटर रिक्वायरमेंट या फिर जल मांग, तो ये किसकी होती है, बाजरा की होती है, पर्ल मेरेर की होती है। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः फव्वारा सिंचाई पद्धति में उपयोग में आने वाली पाइप की लंबाई कितनी होती है। तो राइट आंसर कौन सा है, 6 मीटर। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन भी रखा गया है। क्यों, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, इसलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए इसलिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा माइंड मत करना इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तो आपके यानी थॉट पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पार्सन फ्लोम द्वारा मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा आप नोट कर सकते हो कि जो पार्सन फ्लोम होता है इसके द्वारा किसे मापा जाता है, सिंचाई जल की मात्रा। ठीक है, जो इरिगेशन की होती है तो इसकी क्वांटिटी मात्रा की होती है, क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी को मेजर किया जाता है पार्सन फ्लोम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि बोने गेहूँ की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कब करते हैं, तो कब किया जाता है 2,4-D का प्रयोग, ये कैसा है, बुआई के 35 दिन बाद में कैसा है। याद रखना, सोविंग करने के 35 दिन बाद में किसका प्रयोग कैसा है, 2,4-D का प्रयोग कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट होता है। तो ये किसका होता है, सरसों का होता है। किसका होता है, पेंटेड बग, ये होता है सरसों का होता है। ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जई की फसल को राजस्थान में किस ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे सीजन पूछा गया है। अब सीजन तो आप सभी जानते होंगे कि जो जई फसल होती है तो इसे किस सीजन में ग्रो किया जाता है। तो ये कैसा है, रबी में किया जाता है। किस में किया जाता है, रबी सीजन में यहाँ जई को लिया जाता है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सभी किसके होती है, रबी सीजन की क्रॉप होती है। ठीक है, और मक्का, ज्वार, बाजरा ये किसकी सीजन की होती है, ये होती है खरीफ की होती है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों ये सभी रबी की और खरीफ की, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, याद रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 100 किलोग्राम सरसों से कितना तेल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कितना तेल प्राप्त किया जाता है जब आपके पास 100 किलोग्राम सरसों है। क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि 100 किलोग्राम जब आपके पास सरसों है तो आप कितना तेल प्राप्त कर सकते हो उससे। तो 25 किलोग्राम, 33 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, फिर 53 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ 33 किलोग्राम। ठीक है, अगर आपके पास 100 किलोग्राम जब सरसों होती है तो उससे आप कितना तेल प्राप्त कर सकते हो, 33 किलोग्राम। कितना प्राप्त कर सकते हो, 33 किलोग्राम प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि RSC 888 किसकी उन्नत किस्म होती है। तो याद रखिएगा RSC 888 ये होती है चने की होती है। किसकी होती है, चने की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अम्लीय मृदाओं की पूछा गया है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदाओं का जब सुधार किया जाता है या फिर जो रिक्लेमेशन किया जाता है, रिक्लेमेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये क्या है, चूने के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, चूने के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं जो सारी मेथड होता है, तो सारी जो सोइल होती है, सारी मृदा होती है, तो इसका सुधार किसके द्वारा किया जाता है, ये क्या है, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। और एक और कंडीशन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि जो लवणीय मृदा होती है, यार हाँ, जो लवणीय मृदा होती है तो इसका सुधार भी किसके किया जाता है, ये भी किया जाता है, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लवणीय मृदा का सुधार ये क्या है, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिकतम सिंचाई क्षमता देने वाली सिंचाई पद्धति कौन सी होती है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया जो सर्वाधिक जो पानी की बचत होती है, सर्वाधिक जो वाटर सेविंग होती है, पानी की जो बचत होती है, वो कौन से मेथड में होती है, सरफेस मेथड में, सब सरफेस मेथड में, ड्रिप मेथड में, या फिर स्प्रिंकलर मेथड में। तो आप सभी को पता है कि स्प्रिंकलर से ज़्यादा किस में होती है, ड्रिप में होती है। मतलब सबसे ज़्यादा किस में होती है, ड्रिप जो सिंचाई मेथड होता है, जो बूंद बूंद विधि, तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है। और अगर यहाँ पर आपको ड्रिप मेथड नहीं देखने को मिलता है तो राइट आंसर कौन सा होता है, स्प्रिंकलर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, ड्रिप में होती है, उसके बाद में किस में होती है, स्प्रिंकलर में होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि नाइट्रेट, क्लोराइड, ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा है नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा। तो यहाँ पर यार ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देख लीजिए कि नाइट्रेट, क्लोराइड, ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो इनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है, नाइट्रेट के द्वारा। वैसे यार हाँ, मुख्यतः दो फॉर्म में क्या है, एक क्या है नाइट्रेट, एक होता है अमोनिया। ठीक है, वो ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कि अगर आपको केवल अमोनिया देखने को मिलता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, केवल अमोनिया होगा। अगर आपको केवल नाइट्रेट देखने को मिलता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, केवल नाइट्रेट होगा। और जब आपको ये दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं तब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये दोनों ही होंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है। यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे क्रिटिकल स्टेज। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि क्रिटिकल स्टेज होती क्या है। वैसे इसको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, जो क्लास रेगुलर रह रहे हैं उन सभी को पता है कि क्रिटिकल स्टेज होती क्या है। लेकिन जो नई स्टूडेंट है वो समझ लीजिए कि क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है कि कोई सी भी फसल वह, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि वह फसल की वह अवस्था जब उसे अगर पानी नहीं दिया जाता है या फिर सिंचाई नहीं दी जाती है तो क्या होता है, उसके प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल नष्ट नहीं होती है, लेकिन जो उससे मिलने वाला जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, उत्पादन में कमी आ जाती है। दोबारा से समझ लीजिए कि क्रिटिकल स्टेज का मतलब वो होता है कि मान लीजिए कोई सी भी फसल की वह अवस्था जब उसे अगर पानी नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, उसके प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। क्या होता है, प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। ठीक है यार, हाँ, यानी कंप्लीटली फसल डैमेज नहीं होगी, बल्कि जो उसका प्रोडक्शन होता है या फिर उससे जो मिलने वाली जो यील्ड होती है, यील्ड कम हो जाती है। ठीक है, डेफिनेशन आप सभी को पता चल गया है। तो क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा है गेहूं की, तो गेहूं की तो आप सभी को पता है ना, ये क्वेश्चन तो यार हज़ारों बार रिपीट हो चुका है। तो कौन सी होती है, CRI स्टेज होती है। कौन सी होती है, CRI स्टेज होती है, जो कि सोविंग करने के 21 दिन बाद में निकलती है। और CRI की फुल फॉर्म क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, ये होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है।
ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ कौन सा होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ग्रीन हाउस पद्धति, ठीक है। तो ग्रीन हाउस पद्धति होती क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि ग्रीन हाउस पद्धति, तो ग्रीन हाउस पद्धति क्या होता है, एक फील्ड जैसा होता है, ठीक है, एक खेत जैसा होता है। और ये जो खेत होता है ना, इसे एक कवर कर देते हैं, एक ग्रीन मटेरियल होता है, ठीक है, एक कवर होता है ग्रीन सा, हरा सा, आपने देखा भी होगा वैसे, अगर नहीं जानते हो वैसे तो लगभग जानते होंगे, ठीक है। एक हरा हरा परत यहाँ पर ढका रहता है फील्ड, जो खेत होता है हमारा क्या होता है, हरी जो परत होती है, हरी जो लेयर होती है उससे ढका रहता है। तो अब इसमें करते क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ इस यानी जो ग्रीन हाउस पद्धति है, इसमें आप किसी भी प्रकार की फसल को ग्रो कर सकते हो, चाहे वो आप फल ले सकते हो, सॉरी फल को तो ज़्यादा हो जाएगा कुछ, यहाँ पर आप मान सकते हो ये फल फूल सब्जी, फूल ले सकते हो, ठीक है, फूल ले सकते हो, सब्जी आप ले सकते हो, या फिर आप कोई सी भी छोटी सी क्रॉप मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मिर्ची वगैरह आप ले सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फूल ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो, ठीक है। आप इन दोनों के माध्यम से ही समझ लीजिए कि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का फूल ले सकते हो या फिर किसी भी प्रकार की सब्जी ले सकते हो, और कोई भी सीजन में, चाहे वो रबी का हो या फिर खरीफ का, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस पद्धति है, और इसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रीन हाउस पद्धति का, ये क्या होता है, ये किसी भी सीजन में आप किसी भी फसल को तैयार कर सकते हो। इसका जो मेन एडवांटेज होता है वो क्या होता है यार, हाँ, किसी भी फसल को आप किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब ये होता कैसे है इसमें, तो इसमें क्या होता है यार, हाँ, एक एनवायरनमेंट खुद ही हम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो वातावरण बनाया जाता है ये हम खुद ही बनाते हैं। कौन करते हैं, हम खुद ही इसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। अब कैसे करते हैं, इसके लिए क्या होता है यार, हाँ, इस जो मान लीजिए ये ग्रीन हाउस पद्धति है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ड्रिप का जानते हो ना, जो सिंचाई करते हैं ड्रिप के, तो जो लास्ट में नोजल से लगे होते हैं, ठीक है, वैसे इसमें नोजल से होते हैं जो कि स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है, उस पूरे ग्रीन हाउस पद्धति में। पूरे ग्रीन हाउस पद्धति में जब स्प्रे किया जाता है तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन या फिर अप हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर अप हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर यहाँ इसके 2-3 खिड़कियाँ भी होती हैं ऊपर साइड, जिससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर मान लीजिए अगर डाउन है ज़्यादा ही, तो क्या करते हैं, उनको खोल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, वैसे तो आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो कम्प्लीटली मैंने बता दिया है आपको ग्रीन हाउस पद्धति होती क्या है। और अगर मैं स्पेशली इसको खोल के बताऊँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यार एक पूरा कम्प्लीटली टॉपिक रहता है ये, और इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके बेस पर है, जो कि जेट ICAR BHU की लेवल का है क्वेश्चन है, तो वो यही क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रीन हाउस पद्धति है, तो इसका जो मेन एडवांटेज होता है, जो लाभ होता है, ये होता है क्या है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है, कॉल आ गया था। तो दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ, तो कौन सा होता है, ऑफ सीजन में फसल लेना। मैंने अभी आपको बताया था कि आप ग्रीन हाउस पद्धति में किसी भी सीजन में किसी भी क्रॉप को ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि BT कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है यार, हाँ, BT कपास, BT कॉटन। तो BT कॉटन को जो सर्वाधिक जो ग्रो किया जाता है, ये किस में किया जाता है, ये कैसा है, महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान के खेतों में कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है, ये निकलती है मीथेन गैस निकलती है, CH4 निकलती है। कौन सी गैस निकलती है यार, हाँ, धान के खेतों से, राइस के खेतों से ये निकलती है CH4 या फिर मीथेन निकलती है, ठीक है यार। हम मीथेन गैस का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। याद रखें, यहाँ पर आपसे पूछा है फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए। तो फेलेरिस माइनर की जो कंट्रोल क्या है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसा है, आइसोप्रोटोयूरान के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि गेहूं के लिए पूछा गया है और किसको आपको कंट्रोल करना है, ये करना है फेलेरिस माइनर को। तो आपका राइट आंसर क्या है, आइसोप्रोटोयूरान, ठीक है। और याद रखना, अगर आपको यहाँ पर बाई चांस आइसोप्रोटोयूरान नहीं देखने को मिलता है, तब आपको क्या मिलेगा, सल्फोसल्फ्यूरान। दोनों ही यार हाँ राइट आंसर है,
ठीक है, आइसोप्रोटान मिलेगा या फिर आपको सल्फोसल्फ्यूरान देखने को मिलता है फेलेस माइनर को कंट्रोल करने के लिए वीट में। ठीक है, दोनों राइट आंसर है, दोनों को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत होती है, तो ये होती है यहाँ दलहनी फसलें। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है लेग्यूमिनेसी, तो लेग्यूमिनेसी किसका होती है, प्रोटीन्स का ही तो होती है, कार्बोहाइड्रेट का तो होती नहीं, तो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन आप देख सकते हो कि दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या रहता है कि दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या होता है, ये आप सभी को डायरेक्ट कमेंट करना है, लाइव चैट में कोई भी कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन क्या है कि दलहनी जो फसलें होती है, जो लेग्यूमिनेसी जो फसलें होती है वो क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त क्यों बैठती है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को भी हमने आपको कई बार समझाया है, अगर आपने अच्छे से क्लास अटेंड की होगी तो आप सभी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी जो क्लास ले रहे हैं वो सभी को कमेंट करना है कि लेग्यूमिनेसी क्रॉपिंग सिस्टम में सबसे बेस्ट क्यों बैठती है या फिर सबसे उपयुक्त क्यों रहती है, इसका रीजन क्या रहता है। ठीक है, तो चलिए कमेंट करिए जल्दी से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है एक वीडियो के लिए, तो यार शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, एग्रीकल्चर फ्रेंड्स या फिर एग्रीकल्चर सर्कल, उन सभी को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्ट। जय हिंद, जय भारत, बाय।